की ताकत का और अपनी वोट की ताकत का मुजाहरा करते हुए जो सेक्युलर उम्मीदवार है उसको वोट देना है। आज पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा है और पार्लियामेंट की बातें होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ के शहर के मुकामी लीडरान पार्लियामेंट की हिफाजत को छोड़ अपनी सियासी दुकान चमकाने पे लगे हुए। यहाँ पर पिछले दिनों जलसा हुआ, पार्लियामेंट इलेक्शन के ऊपर यहाँ पर कोई किस्म की कोई बात नहीं हुई, बल्कि यहाँ पर मुकामी सियासत पर जमकर अपने पेट का दर्द उतारा गया। दोस्तों, आज पार्लियामेंट का इलेक्शन है, पार्लियामेंट की बात होना चाहिए। अगर मैं मुकामी सियासत को बोलने आ जाऊं तो आज इनकी नींद उड़ जाएगी। ये इलाका अभी पिछले दिनों यहाँ पर एक हमला हुआ कटर से अब्दुल्ला भाई के ऊपर, उसकी जिस शख्स ने उन पर हमला किया उसकी पुष्टबनाई करने वाला कौन है, ये महल्ले के बच्चे जानते हैं। यहाँ पर मुकामी तौर पर यहाँ के जो लीडरान है, इस एरिया में जितनी भी बुराई है, जुआ सट्टा मटका, ये सारे जुआ कौन और सट्टा कौन चलाता मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। और उसके पीछे जिस शख्स और जो सियासी ताकत है वो भी आपको अच्छे से मालूम है। ये आजाद नगर का इलाका है, ये आजाद नगर का इलाका है। ये 1990 वाला आजाद नगर नहीं है, ये 2024 वाला आजाद नगर है, ये 5 लोगों का आजाद नगर है। यहाँ आज के आजाद नगर वालों को सियासत इनके अपने रगों में चलती बढ़ती दौड़ती है, इनको सब कुछ मालूम है। मुझे आज आपकी सियासी शऊर और बसारत का आज से आपका सवाल है कि जो ये 2 नंबरी धंधे यहाँ पर हो रहे हैं, ये इलाके में कहाँ कौन सा धंधा हो रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो जुआ और सट्टा चल रहा है कौन चला रहा है ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो इतने शऊर लोग हैं और ये सट्टा और जुआ चलाने के पीछे इनका कौन है ये भी आपको मालूम है। तो क्या आपकी शासी बसारत इतनी कमजोर हो चुकी है जो समाज के अंदर नासूर बनने वालों के साथ आप खड़े रहेंगे? मैं फिर से कह रहा हूँ, ये 1990 का आजाद नगर नहीं है, ये 2024 का आजाद नगर है। आपको अपनी सियासी सोच फिक्र तब्दील करना होगी। आपको अपने इलाके के हटकर आपको अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना होगा। आज पार्लियामेंट है, कल असेंबली है, ये सारे इलेक्शनों में आपको जो समाज के हमारे बच्चों का नासूर बने हुए हैं, ऐसे लोगों को हमें पहचानना है और इनको इनके घर का रास्ता बताना है। मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन आज वक्त की कमी है। ये कोई इंतखाबी आखिरी जलसा नहीं है, ये शुरुआत है। इंशाअल्लाह अजीज यहाँ से 2 महीने और गुजर जाने दीजिए और इसके सजो में और इनकी और सच्चाई और कहानी आपके पास हम लेकर आएंगे। ये लोगों को स्क्रीन लगा कर क्या बताएंगे, हम आपको इनकी हकीकत ले चल के बताएंगे कि कौन से घर में तो ये खलीफा अव्वल मस्जिद के बाजू में बैठ के नाश्ता करते, मस्जिद के बाजू में घर है, वहां बैठ के नाश्ता करते और सट्टे का हिस्सा लेकर जाते। मैं इंशाअल्लाह अजीज ले चल के बताऊंगा, स्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूर लेकर चलूंगा। आज पार्लियामेंट इलेक्शन है, 20 मई को अपना सियासी और समाजी अपनी बेदारी का सबूत देकर हमारे जो सेक्युलर उम्मीदवार है, जिनकी बटन नंबर 2 है, वो शोभाताई बचाओ है, उनके नाम के सामने भारी अक्सरियत से वोट देकर उनको कामयाब करो। बस इतनी ही बात बोलकर अपनी बात खत्म करता हूँ। नौजवानों, दोस्तों, बुजुर्गों, भैया टाइम कम है, कुछ ऐसी हरकत मत करो। आज का ये जो इंतखाबी जलसा है, पूरा शहर आज इस तरीके से बेदार है। पहली मर्तबा शहर बिगड़ सियासी लीडरों के बेदार। मुझे 1992 की एक बात याद आ रही है और एक शायर ने बात कही कि मैं उस शेर से अपनी बात रखता हूँ और बड़े मुख्तसर अंदाज में बात रख के खत्म करूंगा कि हराम के रिस्क में इम्तियाज कैसा, हराम के रिस्क में इम्तियाज कैसा कि खाने वाले खिलाने वाले सब एक निकले। और माजी की एक इमारत बाबरी मस्जिद,
माजी की एक इमारत चीख चीख के कह रही है हमसे कि गिराने वाले बचाने वाले सब एक निकले। 1992 के अंदर जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी तो पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी को लेकर इसी तरीके से फटाना मत लगा तो पूरे शहर के अंदर कांग्रेस पार्टी को लेकर जो नाराजगी थी, खास तौर से अकलियती तबकों में, मुसलमानों के तबके में, आज वही नाराजगी और वही चीज बीजेपी के ताल्लुक से पूरे शहर में देखी जा रही है। आप लोग पूरा शहर पूरी तरीके से बेदार है। वोट देने के लिए लोग अपना काम कर रहे हैं, कोई सुपारी ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कत्ता ले रहा है, उनके नाक में मत लगो। तुमको वोट देना है, तुम वोट देना है। मैं ये बताना चाह रहा कि 1992 के अंदर जो माहौल था वो माहौल ऐसा है, और वो माहौल ऐसा था कि शहर में एक माहौल था। मेरे वालिद असेंबली के इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके सगे बहनों ही मेरा फुप्पा मोहम्मद हसन दादा ने उनको आके बोला था कि मैं कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। आज वो वक्त आया है वापस कि हर कोई जानता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खिलाफ वोट देना है। किसी के बहकावे में मत आओ, वोट देना है, हर हाल में देना है। और यही एक आखिरी हथियार है हमारे पास जो हमें एनआरसी से और सीए से बचा सकता है। हमें हर सूरत में बिना किसी के बुलावे के, बिना किसी के रिक्शे के, बिना किसी के यादी देने से, किसी स्लिप मिली नहीं मिली पहुंच कर लो। लोग 80% यादी अपने पास रखे हुए हैं। एक यादी का खर्चे अगर कोई कैंडिडेट की तरफ से मसलन 50,000 रुपया मिला है तो 10-15 हजार रुपये में काम चलाने की कोशिश कर रहे। ये भी एक साजिश की तौर पे किया जा रहा है। शहर को बेदार होना है। कोई कहता है कि हमें गाइडलाइन नहीं मिली कि हमने किसका काम करना चाहिए। अरे गाइडलाइन किसी को भी मिल जाएगी क्या? उसके वास्ते ईमानदार रहना पड़ता हजरत, ईमानदार रहना पड़ता। जब गाइडलाइन मिलती, हम आज छाती ठोक के बोल रहे कि हमको असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से इजाजत है कि जो लोग बीजेपी के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार है उसका सपोर्ट करो। या असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से इजाजत है हमको। ये हमारा लीडर है जिसको मीटिंग बोलते हैं। बहानेबाजी मत ढूंढो कि गाइडलाइन नहीं मिली, गाइडलाइन नहीं मिली। ईमानदाराना तरीके से रहो तो गाइडलाइन वगैरह सब मिलेंगी। मैं आखिरी में फिर एक बार आखिरी बात अपनी अपील कर रहा हूं कि 20 तारीख को पूरी ताकत के साथ अपने घर वालों का, हर फर्द की जिम्मेदारी है वो अपने घर के लोगों को लेके निकले। और इस बार सोबत आई अच्छा हो, और अगली बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज के इस 2024 के जनरल पार्लियामेंट इलेक्शन के, जिसकी धूलिया मालेगांव पार्लियामेंट हल्के की पोलिंग 20 मई को होने जा रही है, उस इलेक्शन के तनाजुर और पेश नजर में लिए गए जलसे के सदर मोहतरम अली वकार अलहाज यूनुस ईसा साहब, स्टेज पर मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर अलहाज इब्राहिम खान शाहिद खान साहब, साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दूसरे कॉर्पोरेटर अली जनाब लईक हाजी साहब, जिला मालेगांव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिलाई सदर अलहाज अब्दुल मालिक साहब,
वार्ड नंबर 18 के जवासाल कॉर्पोरेटर अलहाज अब्दुल माजिद साहब, पार्टी के दीगर जिम्मेदारान, सामने बैठे हुए तमाम ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मोहब्बत रखने वाले नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, घरों में बैठी हुई मेरी पर्दा नशीन इज्जतमाप मेरी माए बहनें, मेरे सामने मौजूद इंसानी सरों का ठाटे मारता हुआ समुंदर, या रब नया सफर है सुबह उजाल दे, या रब नया सफर है सुबह उजाल दे, अपनी नवाजिशात का दरिया उछाल दे, हम तायराने शौक को परवाज के लिए वो एहतशाम दे के जमाना मिसाल दे। दोस्तों, आप तमाम लोगों को मालूम है कि पार्लियामेंट का इलेक्शन है। इलेक्शन चाहे कोई भी हो, पार्लियामेंट का हो, कॉरपोरेशन का हो, असेंबली का हो, इलेक्शन आवाम के लिए यौम एहतसाब होता है। यानी कि माजी में हमने जिन नुमाइंदों को चुन कर दिया, वोट दिया, उन्होंने हमारे हक में क्या किया, हमारे लिए क्या बेहतर फैसले किए, उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जिनके एवज में हमने उनको चुन कर दिया था। ये एहतसाब करने का वक्त है। जो इलेक्शन होता है, इसमें हम उम्मीदवारों का मुआवजा करते हैं कि हमारे सामने जो उम्मीदवार, जो पार्टियां, जो जमातें आ रही है, उन जमातों का क्या मैनिफेस्टो है, क्या मंशूर है, उनकी क्या नजरिया है, क्या आइडियोलॉजी है, उनके मंशूर के मुताबिक हमें क्या फायदा मिलने वाला है, हमें उमूमी सतह पर, अवामी सतह पर उस पार्टी की जानिब से क्या मिलने वाला है, ये इस इलेक्शन में जांचना और परखना जरूरी होता है। लेकिन दोस्तों, देखने में यह आ रहा है कि ये मुल्क का इलेक्शन है, मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत, मुल्क की सबसे बड़ी महासभा, पार्लियामेंट का इलेक्शन है। आइन में, कानून में इससे बड़ा कोई अदारा नहीं है। ये वो अदारा है जिसके तहत मुल्क में तमाम अदारे होते हैं, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, ईडी हो, सीबीआई हो, दीगर तमाम जितने भी अदारे हैं वो इस पार्लियामेंट के जेर असर होते हैं, मातहत होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये मुल्क का सबसे बड़ा इलेक्शन आगे बढ़ता जा रहा है, फेज वाइज, मरहले वाइज, वैसे वैसे जो 10 सालों से इस मुल्क पर बरसरे इख्तियार हुकूमत है बीजेपी, जिसे हम मोदी सरकार भी कहते हैं, उस सरकार का जहनी दिवालियापन हमारे सामने आवामी सतह पर नजर आ रहा है। वो सरकार के पास कितनी नजरियाती कल्लाशी है, कितनी बेबसी है, नजरियाती तौर से वो पार्टी कितनी घटिया और कितनी सतही हो चुकी है। ये इलेक्शन के मरहले जैसे जैसे गुजर रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमें इस पार्टी के नजरियात और इस पार्टी की सोच दिख रही है। मुल्क का सबसे बड़ा आईनी ओहदा वजीर आजम का ओहदा। वजीर आजम जब वजीर आजम हो जाता है तो मुल्क का सरबराह हो जाता है। फिर वो न किसी मजहब का नुमाइंदा रह जाता है, न किसी समाज का नुमाइंदा रह जाता है, न किसी पार्टी का नुमाइंदा रह जाता है। वो तमाम के तमाम जात, बिरादरी, मजहब का नुमाइंदा हो जाता है। हिंदुस्तान के आइन का रखवाला हो जाता है, हिंदुस्तान के कानून का तहफ्फुज़ करने वाला हो जाता है, हिंदुस्तान के एक एक फर्द का जो है मुहाफिज हो जाता है।
लेकिन आप देख रहे होंगे कि इस मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन अगर राजस्थान में सभा होती है तो वो कहते हैं कि इस मुल्क में मुसलमान घुसपैठिए हैं, दरअंदाज है, दूसरे मुल्कों से घुस कर आए हैं। कहीं सभा होती है तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये मुसलमान तुम्हारी भैंसें ले जाएंगे, गाय ले जाएंगे, तुम्हारी औरतों का मंगलसूत्र छीन लेंगे। कहीं कहते हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई, ये इंडिया अलायंस अगर सत्ता में आया तो ये मुल्क की तमाम इमलाक, मुल्क के तमाम वसाइल मुसलमानों को दे देगी। बाकायदा लफ्ज मुसलमान इस्तेमाल करके, बाकायदा लफ्ज इस्लाम इस्तेमाल करके ये मुसलमानों को कभी घुसपैठिया कह रहे हैं, कभी भैंस ले जाने वाला कह रहे हैं, कभी मंगलसूत्र खींचने वाला कह रहे हैं। ये इनकी नजरियाती सोच, इनकी कल्लाशी इस बात की जो है तर्जुमानी करती है कि ये इलेक्शन जीतने के लिए किस सतह पर आ गए। आज कभी नरेंद्र मोदी किसी जलसे में कहते हैं, अमित शाह कहते हैं कि इस मुल्क के संविधान को खतरा नहीं है, हम संविधान तब्दील करने वाले नहीं है। कौन कहता है कि संविधान तब्दील किया जाएगा? इन्हें यह भी नहीं मालूम कि इनकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और स्पोक्स पर्सन, तर्जुमान, जो पार्टी के मंशूर की बात करता है, पार्टी के नजरियात की बात करता है, जो ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी है बीजेपी का दुष्यंत कुमार, नरेंद्र मोदी जी दुष्यंत कुमार, आपका जनरल सेक्रेटरी कहता है कि 400 पार अगर हो जाए, 400 पार अगर बीजेपी को सीट आ जाए या इंडिया अलायंस को आ जाए तो इस मुल्क का संविधान तब्दील कर दिया जाएगा। आपके आईनी ओहदे पर फायज कर्नाटक के एमपी अनंत कुमार हेगड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं कि अगर आपने 400 पार अगर बीजेपी को चिन्ह कर दिया तो हम इस मुल्क के आईन को तब्दील कर देंगे, इस मुल्क के दस्तूर को तब्दील कर देंगे। इनकी सोच रखने वाले और जिनके हुक्मों पर यह बीजेपी चलती है, उस आरएसएस के प्रचारक गोविंदाचार्य कहते हैं कि 400 पार होने के बाद इस मुल्क के संविधान को तब्दील कर दिया जाएगा। मोदी जी, आप सवाल करते हो कि कौन से आईनी जिम्मेदार ने, कौन से इस मुल्क के जिम्मेदार ने, कौन से बीजेपी के जिम्मेदार ने, कौन से बीजेपी के बड़े शख्स ने, कौन से बीजेपी के लीडर ने यह कहा है कि आईन में तब्दीली की जाएगी या इस मुल्क के दस्तूर को तब्दील किया जाएगा? तो शायद आपका तजुर्बा कम है, आपकी इल्म कम है, आपका नॉलेज कम है। आप 3 मई को बोलते कुछ हो, 7 मई को बोलते कुछ हो, 3 मई को आप कहते हो कि हमें 400 सीट दे दीजिए, वरना इंडिया अलायंस अगर आएगा तो बाबरी मस्जिद को ताला लगा देंगे। और 7 मई को बोलते हैं एक पत्रकार को कि आप मुझसे इस तरीके के सवाल मत करो, मेरी जबान में ये सवाल मत रखो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो नरेंद्र मोदी जी, आपके कौमी रहनुमा, आपकी पार्टी के पहले वजीर आजम, आपके मार्गदर्शक, आपके रहनुमा अटल बिहारी जी वाजपेयी, जो इस मुल्क के बीजेपी के पहले वजीर आजम बने थे, उन्होंने 2002 में जो वेंकटाचल नामी जस्टिस साहब थे, उनकी सदारत में आईन की तब्दीली के लिए, आईन में रद्द बदल करने के लिए, आईन को बदलकर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक कमेटी तश्कील दी थी। जस्टिस वेंकटाचल के नाम जो है उसकी सदारत कर रहे थे। आज देश का आप कहते हो सबका साथ सबका विकास, देश का जो रिजर्वेशन रखने वाला तबका है, जो दबा कुचला है, पसमानदा है, उसे फिक्र लग गई है कि कहीं आप इस देश में जो रिजर्वेशन दिए गए हैं
इस देश में दलितों को रिजर्वेशन दिया गया है। इस देश में जो है ट्राइबल एरिया में रखने वाले, कबायली एरिया में रहने वाले लोगों को रिजर्वेशन दिया गया है। इस देश में बीजेएनटीओ को जो है रिजर्वेशन दिया गया है। आज उन्हें फिक्र लाहक हो गई है कि आप इस देश में रिजर्वेशन न खत्म कर दे। और इसकी बुनियादी वजह है कि हर 10 साल में मर्दमशुमारी होती थी, हर 10 साल में जात की शुमारी होती थी। कौन किस जात का है, कितने बीजेएनटी है, कितने एसटी है, कितने शेड्यूल कास्ट है, कितने अदर ओबीसी है, इस तरीके का सर्वे होता था। लेकिन आपने 10 सालों से ये सर्वे नहीं करवाया, तो उन दबे कुचलों में ये बेचैनी है कि आप कहीं रिजर्वेशन को तब्दील न कर दे। आपसे कोई मुतमईन नहीं है। 2014 में आपने बड़े बड़े नारे दिए थे, आपकी बीजेपी सरकार ने बड़ा बड़ा नारे दिए थे, सबका साथ सबका विकास। हम काला धन देश से जो है विदेशों में है, फॉरेन में जो काला धन है वो काला धन लाएंगे। स्विस बैंक्स में जो काला धन रखा हुआ है हम वो काला धन लाएंगे। और हम हर गरीब, हर वो पसमानदा जिसे आज वो गरीबी की सतह से के नीचे से जिंदगी गुजार रहा है, उसके अकाउंट में हम 15 लाख डालेंगे। लेकिन मोदी जी, आपने तो विदेशों में रखा काला धन नहीं लाया। आपने जिन्होंने काला धन चुराकर, जिन्होंने काला धन इस मुल्क में से बाहर लेकर गए थे, वो नीरव मोदी, वो ललित मोदी, वो जो है विजय माल्या, उनको इस मुल्क से फरार करा दिया। और आपने तो जैसे इस मुल्क में करप्शन का, इस मुल्क में बदनामी का नया बात खोल दिया, नया दरवाजा खोल दिया। आपने तो नारा दे दिया कि जो मुझे चंदा देगा मैं उसे धंधा दूंगा, और जो मुझे चंदा नहीं देगा मैं उसे ईडी में फंसा दूंगा। आपको इलेक्टोरल बॉन्ड नामी घोटाला शायद यहां पर बैठे हुए बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा। इस मुल्क में एक ऐसा घोटाला हुआ है जो आप गरीब जनता की जेब पर, आप गरीब जनता की फलाह और बहबूद के लिए काम आने वाले पैसों पर, आपकी तरक्की के लिए रखे हुए पैसों पर, आपकी जो बेहतरी के लिए रखे हुए पैसों पर एक बहुत बड़ा डाका है। आपको यहां पर बैठे हुए हर शख्स को मालूम होगा कि इस देश में एक गवर्नमेंट की एजेंसी ईडी काम कर रही है। जो बीजेपी मुखालिफ रहता है ईडी जाकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। अजीत पवार को ईडी धमकी देती है, अशोक चौहान को ईडी धमकी देती है, छगन भुजबल को ईडी गिरफ्तार करती है, और हेमंत बिश्व शर्मा को ईडी भी गिरफ्तार करती है, कुमारस्वामी को ईडी जो है नोटिस देती है। ये लेकिन जैसे जैसे ये लोग बीजेपी में शामिल होते हैं, बीजेपी की वॉशिंग मशीन इन तमाम लोगों के गुनाहों को धो देती है। ये फिर सिंचन घोटाला जो 17,000 करोड़ का अजीत पवार ने किया था, बीजेपी माफ कर देती है। अशोक चौहान आदर्श घोटाला करता है, उसे माफ कर दिया जाता है। हेमंत बिश्व शर्मा जो क्या आसाम का मुख्यमंत्री है, कांग्रेस का मंत्री था, लेकिन उसे भी माफ कर दिया जाता है। ये कैसा काला धन वापस ला रहे हो मोदी जी? आप कैसा काला धन वापस ला रहे हो? आपने जो कंपनी ईडी की जद में थी, वो कंपनियां जैसे फ्यूचर गेमिंग नाम की कंपनी, आप लोगों में ये जो खेलते हैं आईपीएल गेम, टीम बनाओ, जिसमें टीम बनाया जाता है, वो कंपनी फ्यूचर गेमिंग कंपनी पर जल्द ही ईडी ने जो है छापा मारा था। लेकिन जैसे ही 500 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को तोहफे में दिया गया, ये कंपनी को और 2 कंपनियां तोहफे में मिल गई मेगा इंजीनियरिंग करके। आपने सुना होगा कि छत्तीसगढ़ में एक टनल, एक सुरंग टूटकर गिर गई थी। आप जैसे कई गरीब, हजारों गरीब उसमें जो है
शहीद हो गए थे। उस पर ईडी ने और सीबीआई ने शिकंजा कसा, लेकिन जब उसने 500 का इलेक्ट्रल बॉन्ड बीजेपी को दिया तो बीजेपी ने उसको तमाम गुनाहों से बरी करते हुए और बड़े बड़े ठेके दे दिए। आपने द माइनिंग जायंट्स का नाम सुना होगा। ये तीन कंपनियां ईडी ने 30 कंपनियों पर अगर छापा मारा है तो 14 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने बीजेपी को इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर चंदा दिया है। और ये 3 कंपनियां तो सरे फहरिस्त है, सबसे ज्यादा रकम देने वाली ये 3 कंपनियां हैं। और मोदी जी कहते हैं कि काला धन देश से लाएंगे, बाजू में अशोक चौहान को, अजीत पवार को, सुनील तटकरे को बैठाकर आप कहते हो इन चोरों को, जिन्होंने सिंचन घोटाला किया, जिन्होंने आबपाशी घोटाला किया, इन चोरों को बाजू में बैठाकर अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम काला धन लाएंगे वापस, तो ये सरासर आपका झूठ और धोखा है। आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम बेटियों को आत्मसम्मान देंगे, बेटियों को रक्षा और सुरक्षा देंगे। मोदी जी, आपने कर्नाटक में जो प्रज्वल रेवन्ना है, आप लोगों को शायद उसका नाम नहीं मालूम होगा, उसका करतूत नहीं मालूम होगा। प्रज्वल रेवन्ना जेडीएस का खासदार है हासन से, जो कि देवेगौड़ा का पोता है, और आज ये जेडीएस बीजेपी की अलायंस में है। आज हासन के एक रनिंग ट्रैक पर 2000 जो है उसकी कैसेट्स, वीडियोस और जीबी मिली 2000, उसमें 2000 लड़कियों की असमत दरी की गई। ये आपका बेटी बचाओ है मोदी जी। कठुआ में 5 साल आसिफा जिसका रेप कर दिया जाता है और आपकी पुलिस करती है, आप ना उस पर 500 लगाती है और ना कोई ऐसा चार्ज फ्रेम करते हैं कि वो ताहयात जेल में रह सके। आज आसिफा के रेप करने वाले दंदनाते सड़कों पर फिर रहे हैं। मोदी जी, हमारे देश की शान, इस मुल्क की स्पोर्ट्स वुमेन्स जो कुश्तियां लड़ती है, ओलंपिक में मेडल जीतती है और देश का नाम रोशन करती है, उन्होंने आपके खासदार और आपके मंत्री ब्रिजभूषण पर इल्जाम लगाया कि इन्होंने हमारे साथ जो है बदसलूकी की, कई स्पोर्ट्स वुमेन का जो है असमत दरी की। और मोदी जी, आप उस असमत के लूटने वाले दरिंदे के बेटे को ही टिकट देते हो और आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपके सब नारे झूठे हैं, आपके सब नारे खोखले हैं, सब नारे इलेक्शनी हैं। जैसा कि अमित शाह कहते हैं कि बात निभाने के लिए नहीं होती है, कुछ बातें इलेक्शनी जुमले होते हैं। आपने देश के नौजवानों को कहा कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन आज आरटीआई के जरिए आप मालूम कर लो कि इस मुल्क के नौजवान को मोदी हुकूमत ने सिर्फ 7 लाख नौकरियां दी, जबकि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की टोटल अगर आप असामियां देखेंगे तो आज 30 लाख से ज्यादा रिक्रूटमेंट एमपी है, 30 लाख से ज्यादा असामियां जो है वो खाली है। आप हक मालूमात के जरिए मालूम कर सकते हैं। आप कहते हैं कि हम किसानों को तहफ्फुज़ देंगे, हम किसानों को इस मुल्क में, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी मईशत है, उस मुल्क को फसल तबाह होने पर, बर्बाद होने पर उन्हें एमएसपी देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। आज अगर वो किसान आंदोलन करता है कि हमें एमएसपी दी जाए, हमारी फसलें खराब हो रही है, हमें कम से कम मिनिमम सपोर्ट अमाउंट दिया जाए या प्राइस दी जाए, तो आप उन पर आंसू गैस और जो है शेल छोड़ते हैं। आप ये किसानों की हमदर्दी करते हैं। आपने हमारे इस हल्के के किसान जो प्याज के उत्पादक है, प्याज पे आपने 8 से 10 महीनों से एक्सपोर्ट बंद कर रखा है। आज पर क्विंटल प्याज लगाने का खर्चा जो है वो 10,000 रुपया है। जब अगर 20 क्विंटल प्याज लगती है
तो 2 लाख रुपया शेतकरी बैंक से कर्ज लेकर जो है वो प्याज की फसल लगाता है, और भाव कितना मिल रहा है? 1 लाख रुपया। फिर किसान खुदकुशी क्यों नहीं करेंगे? फिर क्यों कांग्रेस की उम्मीदवार शोभाताई बच्चाओं को बागलान पट्टे पर किसानों की हिमायत क्यों नहीं मिलेगी? और आपके जो नुमाइंदा वोट मांगने जा रहे हैं, फिर वो किसानों के जरिए अपने अपने देहातों से क्यों हटाले जाएंगे? मोदी जी, आपने 2014 में जितने भी नारे दिए थे, आपके सब नारे जुमले निकले। आपकी हुकूमत तो 2019 में चली जाती, आप गिर जाते। आपकी आरएसएस, आपकी तंजीम ने आप पर तो गुजरात के बदनुमा फसादात का धब्बा था। आपको बुचर ऑफ गुजरात का खिताब दिया गया था, गुजरात के कसाई का खिताब दिया गया था। आपको अमेरिका में जाने पर पाबंदी थी, अमेरिका आपको वीजा नहीं दे रहा था। यूरोप की कोई कंट्री बहैसियत जब आप गुजरात के वजीर आला थे, तो आपको गुजरात के कातिल की वजह से आपको जो है कोई मुल्क बुलाता नहीं था। आप कहते हैं बेटियां सांझी होती है, बेटियां सबकी होती है। गुजरात के फसादात में ये बिल्किस बानो, जिसकी इस्मत दरी की गई, जिसके पेट में भाला मार के उसके नौजायदा बच्चे को निकाल दिया गया, 200 लोगों ने उसके साथ इस्मत दरी की, और केस सुप्रीम कोर्ट तक गया, और सुप्रीम कोर्ट में कन्विक्शन हुआ। सुप्रीम कोर्ट में उसके जो है खातियों को सजा मिली। जेल में आपकी हुकूमत में उनके अच्छे चाल चलन, एक जानी, एक इस्मत के दरिंदे जिन्हें इंसानियत नहीं मालूम, जिसे हमला खातून नहीं मालूम, ये भेड़िए, ये दरिंदे, इस्मत करने वाले, इज्जत लूटने वाले, औरत की इज्जत को तार तार करने वाले, और गुजरात हुकूमत के जब आप सरबराह थे और आज आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री है, तो वो कहता है कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट जो है वो अच्छे चाल चलन वाले हैं और उनको जो है बाहर लाया जाए। और बाहर आते हैं तो उनका इस्तेकबाल होता है, मजहबी मंच पर बैठाकर श्लोक पढ़कर आपकी हाजिरी में, आपके नुमाइंदों की हाजिरी में उसका इस्तेकबाल होता है। ये बेटी बचाओ नारा है आपका, यह औरत को तहफ्फुज़ देने का नारा आपका है। मोदी जी, 2019 में आपका चल चलाव हो गया होता, आपकी हुकूमत चली गई होती, आरएसएस ने तो आपको लाकर बैठा दिया था, आप एक नाकाम वजीर आजम साबित हुए थे। लेकिन पुलवामा का ढोंग रचकर, पुलवामा अगर हुआ है तो पुलवामा को बुनियाद बनाकर आपने दोबारा 2019 जीत लिया, लेकिन कुछ नहीं किया आपने। इन 5 सालों में आपने, आपके मंत्रियों ने, आपके पार्टी के कारंदों ने, अगर 2-4 चीजें आपके लोगों की बातों से और तकरीर से निकाल दिया जाए तो आप लोगों की तकरीरें नहीं होगी। मोदी जी, आपके मंत्रियों के आपके और आपके पार्टी के कारंदों की तकरीर से अगर मुसलमान निकाल दिया जाए, अगर गोश्त निकाल दिया जाए, अगर पाकिस्तान निकाल दिया जाए, अगर संविधान निकाल दिया जाए, अगर हिंदुत्व निकाल दिया जाए, तो आपका ना मंत्री, ना आप, ना आपके कारंदे खड़े होकर डॉक्टर खालिद अगर आधा घंटा बोल रहा तुम 10 मिनट बोलकर बताना, 10 मिनट आप तकरीर कर बताना। मोदी जी, इन 5 चीजों को अगर आपकी तकरीर से निकाल दिया जाए, आज यकीनन ये इलेक्शन बहुत अहमियत का हामिल है। हम तमाम लोगों को जिम्मेदारी के साथ इस इलेक्शन में हमारा रोल निभाना होगा। कई लोगों ने तो सुपारी ले लिए, कई जिम्मेदारों ने सुपारी ले लिए, बराए नाम जो है पंडाल लगाकर 2-4-5 लोगों को बैठा दिए। अभी उनका असेंबली इलेक्शन आएगा तो यहां से वहां तक दंडनाते और तड़तड़ाते फिरेंगे। लेकिन जहां देश के तहफ्फुज़ की बात है, जहां देश के कानून और आइन के तहफ्फुज़ की बात है, वहां पर उनको उम्मीदवार कमजोर दिख रहा है। माल नहीं मिला, माल ढूंढ रहे हैं सुपारी बादशाह लोग। लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी निभाना है, आपको जमहूरियत बचाना है, आपको संविधान बचाना है। हमने शोभाताई बच्चाओं को
जो है मशरूत हिमायत दी है। बहुत लोग खड़े रह के डींगे मार रहे हैं कि हमने बिला शर्त हिमायत दी है, हमने ना कोई बात की है, हमें बात की जरूरत नहीं, हमें काम करने की जरूरत नहीं, हमको बहुत काम आता। ऐसे लोग जब कोविड के दौरान इनसे पूछा जाता सिविल हॉस्पिटल में कि आप शहर के लिए क्या कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि मुझे तो आवाम ने एमएलए से गिरा दिए, अब जिनको चुन कर दिए उनसे काम करो। ऐसे लोग शहर का काम करेंगे। लेकिन हमने शोभाताई बच्चाओं से कहा कि आज जिस इलाके में ये जलसा हो रहा है, ये सियासत कल्ब है, यहाँ के लोग गरीब जरूर है, हाथ मजदूर जरूर है, लेकिन सियासी शऊर रखते हैं। इस इलाके में प्लास्टिक कारखाने में काम करने वाली हमारी मां बहनें भी है, इस इलाके में प्लास्टिक कारखाने के जो है मालकान भी है। आज प्लास्टिक कारखाने वालों के साथ क्या किया जा रहा है मालूम? उन्हें बिजली चोरी करना सिखाया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि बिजली बैठ जा भाई, 10 मिनट अभी बाकी है मेरी घड़ी में, 10 मिनट पूरी बात मुकम्मल करूंगा, अभी 10 मिनट बाकी, आप इत्मीनान से बैठे। बिजली चोरी करने वाले को कहा जा रहा है। आज जरूरत तो ये बात की थी कि आप सत्ताधारी पार्टी के एक ओहदेदार थे, इस प्लास्टिक इंडस्ट्री को जो अनऑर्गेनाइज्ड है इसे ऑर्गेनाइज्ड करते, लेकिन आपके भाई को हफ्ता और भत्ता खाना है। एक जो है प्लास्टिक कारखाने वाले से 10,000 रुपया जमा करना है तो कभी आप उनको सहूलत नहीं देंगे। अगर आप सच्चे नुमाइंदे रहते, आप सच्चे इनके वफादार रहते तो इनके बिजनेस को ऑर्गेनाइज्ड करते थे। आज इस इलाके में बहुत से ऐसे रोजगार है जिन्हें अगर हुकूमत की तरफ से सहायता मिले, हुकूमत की तरफ से हिमायत मिले, चाहे रेडीमेड करने वालों का कारोबार हो, चाहे बस्ते बनाने वालों का कारोबार हो, चाहे इमली एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वालों का कारोबार हो, चाहे हमारे गांधी मार्केट जहां पर कच्चा कपड़ा बिकता है, अगर हुकूमत की स्कीमें इनसे मुतारिफ कराई जाए, हुकूमत से बैठकर इनके धंधे और इनके टर्नओवर बताया जाए, इनके ट्रांजैक्शंस बताए जाए, तो इनसे कहीं ना कहीं हम जीएसटी में फायदा ले सकते हैं, कहीं ना कहीं टैक्सेशन स्लैब में हम फायदा ले सकते हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के नुमाइंदों के जरिए इनको ऑर्गेनाइज बिजनेस बना सकते हैं, ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री बना सकते हैं। लेकिन कभी इस सब पर बात नहीं होगी। जा तू ओपन पर बस जा, ओपन पे प्लास्टिक गोडाउन डाल ले, प्लास्टिक की चोरी कर ले, और अगर कोई बेकरी वाला इनके खिलाफ जाता है तो फूड इंस्पेक्टर वहां पर भेज देते हैं। ये वो बेकरी वाले को ये नहीं कहते कि तू कानून के मुताबिक ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करके फूड इंस्पेक्टर तेरे घर तक नहीं आए। अगर कोई बेकरी वाला अपने नाम में फूड एफडीआई को दिया गया फार्मूला के अलावा अगर फार्मूला डालता है और इनके खिलाफ रहता है तो उस बेकरी पर जो है वो फूड इंस्पेक्टर को भेज दिया जाता है। तो हमने ये तमाम बातें जो है पार्लियामेंट की उम्मीदवार शोभाताई बच्चाओं से किया है कि हमारा मुल्क कानून बनाने वाला कायदा और आप उसके नुमाइंदे बनने जा रहे हैं। हमारा शहर जो है इस मुल्क की सबसे बड़ी दूसरी इंडस्ट्री रखने वाला शहर है। आज कॉटन टेक्सटाइल में सबसे बड़ा हिस्सा अगर जो है तो हमारे प्लेन पावर लूम्स का है। प्लेन पावर लूम से जुड़े हुए तमाम मसाइल कि इन्हें गवर्नमेंट सब्सिडी दे, गवर्नमेंट अपडेटेड पावर लूम को तो सब्सिडी दे रही है लेकिन प्लेन पावर लूम्स को नहीं दे रही है। इस रियासत से तमाम जिनिंग फैक्ट्रीज और स्पिनिंग मिल को खत्म कर दिया गया है, तमाम स्पिनिंग मिल को प्राइवेटाइज कर दिया गया है, खासगी कर दिया गया है। गवर्नमेंट दोबारा स्पिनिंग मिल खोले, गवर्नमेंट सस्ते दामों में इस शहर के जो है कारखानादारों को सूद दे, और इस शहर के जो लूम चलाने वाले मजदूर हैं वो लूम चलाने से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। कभी कोई टीबी दमा के मर्ज में मुब्तला हो जाता है, कभी दीगर कोई मर्ज में मुब्तला हो जाता है। तो गवर्नमेंट यहां पर एक हेल्थ सेंटर कायम करे और हमारे पावर लूम के मजदूरों का फ्री और मुकम्मल इलाज करे। ये डिमांड भी हमने शोभाताई बच्चाओं से की है। और जिस तरीके से किसानों को एमएसपी देती है सरकार के मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसी तरीके से अगर पावर लूम के मालकान का तैयार कपड़ा
अपनी लागत और कीमत में नहीं बिक रहा है तो उसे भी गवर्नमेंट एमएसपी दे, उसे भी गवर्नमेंट खरीदे, क्योंकि इस मुल्क में हमारे प्लेन पावर लूम से तैयार किया हुआ कपड़ा 60% लगता है। तो जब ये अनाज गवर्नमेंट दे सकती है तो ये शहर का तैयार कर रहा कपड़ा क्यों नहीं गवर्नमेंट खरीद कर गरीबों को दे सकती है। इन तमाम बातों को, इन तमाम आपकी परेशानियों को, ये इन तमाम आपकी मुश्किलात को, इन तमाम आपके सवालात को, इन तमाम आपके बातों की हमने जो है तर्जुमानी की है और इन तमाम बातों को शराइत की बुनियाद बनाकर इन तमाम बातों के होने का यकीन और तयक्कुन ले लेने के बाद हमने शोभा ताई बच्चाओं को हिमायत आप लोगों की जानिब से आपका नुमाइंदा और आपका माध्यम बनकर दिया है। क्या आप लोग हमारी इस हिमायत से रजामंद है? अगर रजामंद होंगे तो तमाम लोग हाथ उठाकर हमारी इस हिमायत का सबूत दें। एक बार फिर से तमाम लोग जो है दोनों हाथ उठाए कि आप लोग हमारी इस जो हिमायत के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जलसे आगे भी सजेंगे, बातें आगे भी रहेंगी। यार जिंदा सोबत बाकी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।